मंत्रा ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी थी जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। एक ऐसी दुनिया जिसका कोई वजूद ही नहीं, कोई पहचान नहीं। ये थी रूहों की दुनिया, अतृप्त रूहों की दुनिया। उसका दिमाग तो चल रहा था, वो सोच वही सोच पा रही थी जो रूहें उसे दिखाना चाहती है। मंत्रा की गलती क्या थी? यही ना कि उस रात उस जल रहे जिस्म को देखकर वो उसे जिंदा इंसान समझ बैठी थी। उसके पीछे उसकी मदद को भागी थी। बाद में उसे गाड़ी अपनी जगह से लापता दिखी। उसे लगा उसने महक को खो दिया, पर असल में उसने खुद को खो दिया था। गाड़ी तो अपने जगह पर ही थी, पर मंत्रा ही खो गई थी। ये बात उसकी समझ से परे था। उस दिन एक जलती लाश के पीछे वो गई थी और उसी वक्त मरे हुए लोगों की रूहों का समूह उसके पीछे पड़ गया था। जब वो गाड़ी को पागलों की तरह ढूंढ रही थी, महक महक कहकर चारों तरफ, चारों दिशा में दौड़ रही थी, तब उसे दूर से नजर आया एक पूरा दल, धू धू कर जलती हुई लाशों का दल, जो उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। मंत्रा अभाग थी। उसे समझ आ रहा था कि जिस जल रहे जिस्म के पीछे वो मदद के इरादे से दौड़ पड़ी थी, वो तो एक मर चुकी आत्मा थी। उसे समझ आ रहा था कि उसने गाड़ी से बाहर निकलकर एक बहुत बड़ी गलती की है। वो अपने तरफ बढ़ रहे उन अनगिनत रूहों से भागना चाहती थी, पर वो जितना भी पीछे जाती, वे जलती हुई लाशें और अधिक उसके नजदीक आ जाते। अंत में हार मानकर मंत्रा ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढक लिया। पर क्या इतना करने से वो बच पाएगी? नहीं। मंत्रा को लगा जैसे उसके सीने के भीतर से कोई आग उगलता हुआ खंजर आर पार हो रहा है। इतना दर्द, इतनी जलन और इतना डर, दिमाग की नसें ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उस दर्द को अपने जिस्म से अलग करने के चक्कर में उसने अपने जिस्म से सारे कपड़े निकाल दिए। एक एक कर वे जलती लाशें मंत्रा के सीने से पार हो रहे थे और हर रूह मंत्रा के सीने में जलता हुआ खंजर समान ही तकलीफ दे रहा था। मंत्रा पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। उसने अपने ही हाथों से अपने सारे कपड़े उतार फेंके, बालों को खींच खींच कर अपनी हालत बिल्कुल पागलों वाली कर ली। उसे किसी चीज की सुध नहीं थी। किस तरह दौड़ती भागती वो इस मैदान तक आ पहुंची। यहाँ आने के बाद उसके सीने का वो जलता हुआ दर्द कुछ कम हुआ था, और उसका मन महक की चिंता में पागल हुआ जा रहा था। फिर वो हादसा, भयानक हादसा उसे बार बार दिखाया जा रहा था। उन रूहों के पीछे दौड़ती और बार बार अपने सीने में उस जलन के दर्द को महसूस करती। बार बार वो सब देखने के बाद वो सड़क से छिटक कर इस खाली मैदान में पहुंचती, बेसुध हो जाती, आंखें बंद कर मौत के गले लगने के लिए तैयार हो जाती। पर मौत उसे दूर दूर तक दिखाई भी नहीं। अभी तो उसे इन रूहों की दुनिया देखनी थी, बहुत करीब से। मंत्रा फंस चुकी थी, बुरी बुरी तरह फंस चुकी थी। दिन भर वो उस मैदान में औंधे मुंह पड़ी रहती, पर एक भी जिंदा इंसान उसे नहीं देख पाता। मंत्रा का वक्त ठहर सा गया था। वो उन पलों में समा गई थी, उस हादसे के पलों में, जहां से वो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं जानता मंत्रा है कहाँ। मंत्रा को तलाशते हुए आज तीसरा दिन बीत चुका था। पुलिस को अब शक नहीं बल्कि पक्का यकीन हो सा हो गया था कि हो न हो मंत्रा जरूर खुद से अपने किसी आशिक के साथ भाग गई है। पर रुद्र ये मानने को तैयार नहीं। असल में रुद्र, क्या दुनिया का कोई पुरुष इस बात को हजम नहीं कर सकता कि उसकी स्त्री उसे धोखा देकर किसी और के साथ जा सकती है? वो खुद चाहे घर के बाहर जाकर कहीं भी मुंह मारे, पर पत्नी उसे सती सावित्री ही चाहिए। ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। वो इस बात को समझने की या सोचने की भी कोशिश नहीं कर सकता कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है। इस बात को स्वीकार करना क्या,
उतना आसान होता है। अपमान का एक कड़वा घूंट पीना पड़ता है पुरुषों को। औरत की बेवफाई इतनी जल्द दिलचस्प नहीं होती। खैर, महक को उसकी नानी के घर भेज दिया गया है। बगैर माँ के उसका जीना मुश्किल हो रहा गया था। कम से कम माँ के पास तो उसे जरा सा सुकून मिलेगा। इधर मंत्रा के घर वाले रुद्र पर केस करने के लिए तैयार बैठे हैं। वर्षों का क्रोध जो था, अब मौका मिला है रुद्र को बर्बाद करने का। तो ये मौका वो गवा नहीं सकती। बुद्धिमान सुंदर मंत्रा को कैसे रुद्र जैसा एक लफंगा घर से भगा कर ले गया था। क्या ये भूल चुके हैं मंत्रा के पिता और उसके भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर सब कुछ बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा सब सोच रहे थे। आज मंत्रा को गायब हुए तीसरी रात की महक को नानी के घर भेज रुद्र अकेला ही घर में था। बाहर जबरदस्त ठंड थी। सब कुछ शांत था, बिल्कुल शांत। रुद्र कमरे में बैठकर मंत्रा की डायरी पढ़ रहा था। अनगिनत दर्द समेत रखा था मंत्रा ने अपने जेहन में। ऐसा क्यों होता है? कोई पास रहता है तो हमें उसकी कद्र नहीं होती, और उसका दूर कहीं चले जाना सब कुछ खत्म हो जाने जैसा लगता है। रुद्र भी इस वक्त शून्य की अवस्था में था। पर तभी धड़ धड़ की आवाज के साथ रुद्र का दरवाजा बज उठा। जैसे बाहर कोई दरवाजे को खुलवाने के लिए हद से ज्यादा बेकरार है। और बाहर इस भीषण ठंड में नग्न अवस्था में मंत्रा खड़ी है। उसका पूरा जिस्म काला पड़ चुका है। आंखें धंसकर भीतर समा चुकी हैं। आंखों की पुतलियां सामान्य से ज्यादा फैलकर सफेद हो चुकी हैं। बाल खुले हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और एक भयंकर बदबू मंत्रा के जिस्म से निकल कर पूरे घर में समा चुकी है। जैसे कोई अधजली लाश महकती है किसी शमशान के बाहर। रुद्र मंत्रा को इस हालत में देखकर हैरान हो गया। कोई और उसे इस हाल में न देख ले, इसलिए दरवाजे से उसे खींचकर अंदर लाने की कोशिश करने लगा। पर आश्चर्य, वो मंत्रा को उस जगह से हिला तक नहीं पाया। उल्टा मंत्रा ही उसे खींचने लगी और बाहर निकलने को बोलने लगी। वो हड़बड़ा रही थी। रुद्र, महक वहां अकेली है। मैं नहीं आ सकती। तुम आओ, उसे ले आओ। वो अकेली डर रही है वहां। रुद्र जानता है महक अपनी नानी के घर पे सुरक्षित है। पर फिर भी मंत्रा के मुंह से महक का नाम ही रुद्र को डरा गया। वो उसी हालत में मंत्रा के साथ गाड़ी निकालकर चल पड़ा हाईवे की ओर, जहां जाने के लिए मंत्रा ही रुद्र को कह रही थी। अचानक रुद्र को कार के सामने वाले बड़े शीशे से में दूर से आती हुई एक जलती हुई मानव आकृति दिखाई देती है, जो बड़ी तेजी से कार को पार कर दूसरी दिशा में आगे बढ़ जाता है। रुद्र गाड़ी को एक साइड लगाता है, मंत्रा को गाड़ी में ही रहने को कहता है और उतरकर उस जल रहे इंसान के पीछे दौड़ पड़ता है। पर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, क्योंकि उसे महक और मंत्रा की चिंता थी। वो वापस लौटकर कार के पास आता है, पर आश्चर्य, कार अपनी जगह से गायब है। तो क्या अब रुद्र के साथ भी वही होगा जो मंत्रा के साथ हो रहा है? क्या मंत्रा जानबूझकर रुद्र को इस जगह ले आई है ताकि वो भी इस भूल भुलैया में फंस जाए?